दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान का अंतिम अध्याय जो है अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। इस अध्याय में आप जानेंगे खाद्य संसाधनों में किस प्रकार से सुधार किए जा सकते हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं उनके उत्पादन में कैसे वृद्धि की जा सकती है, उनमें पोषक स्तर की वृद्धि कैसे की जा सकती है, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक इनका प्रयोग कैसे किया जाए, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन आदि क्या है, इन सब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से हमें जो पोषक पदार्थ हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण ये प्राप्त होते हैं। और ये सभी तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं क्योंकि इनसे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य जो है हमारा सही रहता है। पौधों और जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं और अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि और पशुपालन से प्राप्त होता है। और हम समाचारों में ये पढ़ते हैं कृषि उत्पादन और पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। ये आवश्यक क्यों हैं और क्या हम इनके बिना अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों आप जानते हैं भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और हमारे देश की जनसंख्या 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से भी अधिक है और इसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी और यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है। लेकिन भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, इसलिए कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है क्योंकि जो हमारा भूमि संसाधन है वो कम है और खेती के लिए और भी कम भूमि होती जा रही है क्योंकि औद्योगिकरण, लोगों के आवास के लिए जो मकान बनाए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर पशुपालन और कृषि के लिए ज़्यादा भूमि उपलब्ध नहीं है। जो हमारे पास भूमि है उसी में हमको अधिक से अधिक उत्पादन करके अपने जो हमारी मांग है जो खाद्यान्नों की उसको पूरा करना होगा। दोस्तों जो है फसलों के उत्पादन के लिए या उनमें बढ़ोतरी के लिए कुछ क्रांतियाँ चलाई गई हैं और इन क्रांतियों की प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणामस्वरूप हमारी जो प्राकृतिक संपदा है इनको हानि होने के अवसर भी बढ़े हैं और इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का भी खतरा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के जो हमारे प्रयास हैं वो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के कारकों को क्षति न पहुंचाए। यानी हम संसाधनों का इतना दोहन न कर लें या फसल उत्पादन के लिए हम अपनी भूमि की उर्वरक शक्ति का इतना दोहन न कर लें कि वो आगे किसी काम की न रह जाए। केवल फसल उत्पादन बढ़ाकर उन्हें गोदामों में रखने से कुपोषण और भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है और खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन और उपलब्धता दोनों पर निर्भर होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की जो अधिकांश जनसंख्या है अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो और कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंध प्रणालियों को अपनाना होगा। संपोषणी जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण और संगठित कृषि प्रणालियाँ अपनानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन हो सके और कृषि पर आधारित अन्य जो हमारी और जैसे मछली पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन ये सभी एक साथ किए जाएं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम फसल और पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहली बात आइए जानते हैं फसल उत्पादन में वृद्धि या उन्नति कैसे की जाए। दोस्तों ऊर्जा की आवश्यकता के लिए गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व प्राप्त होता है। दाल जैसे कि चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन मिलती है आप जानते हैं। तेल वाले बीज जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी, सूरजमुखी से हमें वसा प्राप्त होती है। तो हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये इनसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सब्जी, मसाले, फलों से हमें विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होता है और कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है।
चारा फसल जैसे बरसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। यहाँ पर देखिए मक्का, धान, चना और ये धान है, देखिए सूरजमुखी और फली वाले बीज तथा यहाँ मटर दिखाया गया है। ये विभिन्न जो है प्रकार की फसलें हैं जो हमारे खाद्य के रूप में उपयोग होती हैं। दोस्तों, विभिन्न फसलों के लिए जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ, तापमान और दीप्तिकाल इनकी आवश्यकता होती है ताकि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और अपना वो जीवन चक्र पूरा कर सकें। दीप्तिकाल क्या होता है? तो दीप्तिकाल सूर्य के प्रकाश काल के उपलब्धता से संबंधित होता है और इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि पौधों में जो फूल आते हैं उनकी वृद्धि होती है ये, और उसके बाद जो फल बनते हैं वो सब सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। दोस्तों, कुछ पौधे सूर्य के प्रकाश में जो है अधिक वृद्धि करते हैं और आप जानते हैं कि सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उनको खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ फसल का जो समय काल होता है जून से अक्टूबर महीने तक होता है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, नवंबर से अप्रैल तक इनका समय होता है और इन फसलों को रबी फसल कहा जाता है। तो गर्मी वाली फसलों को रबी फसल यानी नवंबर से अप्रैल, धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द ये खरीफ की फसलें हैं और गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये रबी की फसलें हैं। दोस्तों, भारत में यदि देखा जाए तो 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% तक की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार 4 गुनी वृद्धि हुई है। पैदावार में ये उन्नति कैसे हुई है? तो इसमें क्या है, पैदावार की उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण कारक है बीज, फसल की उचित देखभाल और उगी हुई फसल की सुरक्षा और कटी फसल को हानि से बचाना। ये सारी चीज़ें उत्पादन में वृद्धि में सहायक होती हैं। तो क्या-क्या चीज़ें हैं? जैसे फसल की किस्मों में सुधार किया गया, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन। इससे जो है उत्पादन में और जो है उनके संरक्षण में मदद मिली है। पहली बात आइए देखते हैं फसल की किस्मों में सुधार। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, ये प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है और जो किस्में होती हैं या प्रजातियां होती हैं, अगर अधिक उपयोगी गुण उनमें हैं तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, उर्वरक के प्रति अनुरूपता अधिक होगी, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। यदि हम अच्छी किस्म की फसल या अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करेंगे तो इससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और कई प्रकार के अन्य गुणवत्तापूर्ण जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमको प्राप्त हो सकेंगे। इसी प्रक्रिया में जो है वो कुछ ऐसे संकर बीजों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि उत्पादन में बढ़ोतरी हो। दूसरी विधि में है ऐच्छिक गुण वाले जीन को डालना। इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिकी रूपांतरित फसल यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसल प्राप्त होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि उत्पादन बढ़ाने में कि किसान को अच्छी गुणवत्ता या क्वालिटी वाले विशेष बीज उपलब्ध हों और बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप हों। कृषि प्रणाली और फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मौसम की परिस्थितियाँ, सूखा, बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सकें और इस प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च लवणीय मृदा में भी उग सकती हैं। किस्मों में सुधार के लिए कौन कौन से कारक हैं? दोस्तों, उच्च उत्पादन प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाती है। उन्नत किस्मों में फसल उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है, प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल और सब्जियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता क्या है? तो इसमें जैविक रोग, कीट और निमोटोड और अजैविक जैसे सूखा, छारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड और पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए ऐसी किस्मों का विकास होना चाहिए जिससे कि फसल उत्पादन में सुधार हो। और परिपक्वन काल में परिवर्तन फसल को उगाने से लेकर कटाई तक के समय को
जो है परिपक्वन काल कहते हैं। जितना ही कम समय लगेगा उतना ही लागत में खर्च होगा और उससे हमारा जो उत्पादन है वो भी बढ़ जाएगा, जिससे फसल की हानि नहीं होगी। इसके अलावा अनुकूलता बहुत ही ज़रूरी है। अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में उनका विकास जो है वो क्या होता है, उससे फसल की गुणवत्ता बढ़ती है और उसका उत्पादन भी बढ़ता है। इसके अलावा ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, तो चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो ये तो रही अधिक उत्पादन वाली फसलों की किस्मों की बात। दूसरा है फसल उत्पादन प्रबंधन। तो अन्य कृषि प्रधान देशों में जैसे भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना और तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है और ऐसा किसान की हैसियत पर निर्भर करता है। बड़े किसान उच्च निवेश अपनाते हैं, उसमें कीटनाशक, उच्च किस्म की बीज और उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन छोटे किसान ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी लागत युक्त तकनीकी या कम लागत या कम निवेश युक्त तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए ताकि फसल उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसमें पोषक प्रबंधन है। विकास और वृद्धि के लिए भोजन की जैसे हमको आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इसमें 16 पोषक पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो है पादपों के लिए। ये हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसके अलावा जो है 16 तो मुख्य होते हैं। 13 पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। 13 में से 6 की अधिक मात्रा होती है, इसलिए इनको मैक्रो यानी बृहद पोषक तत्व कहते हैं। 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होती है, इनको माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कौन कौन से ये पोषक तत्व हैं। हवा, पानी और मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व। हवा से कार्बन और ऑक्सीजन मिलती है पौधों को, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मृदा में जो बृहद पोषक तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन होता है। तो दोस्तों, पौधों के उचित वृद्धि और विकास के लिए इन सभी पोषक तत्वों की एक निश्चित मात्रा जरूरी होती है। खाद क्या होता है दोस्तों? खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ये मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं और खाद को जंतुओं के अपशिष्ट और पौधों के कचरे, सड़े गले पदार्थों से तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण मिट्टी रेतीली बनती है, इसमें पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, पानी को निकालने में सहायता बढ़ती है, जिससे पानी एकत्र नहीं होता है। और खाद को बनाने में जैविक कचरे का उपयोग किया जा सकता है और इसमें उर्वरकों के अधिक प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी और ये पर्यावरण हितैषी या पर्यावरण संरक्षण में भी इससे योगदान मिलता है। दोस्तों, खाद को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि के अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का गोबर, सब्जी के छिलके, कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारा, घरेलू कचरा इत्यादि का उपयोग किया जाता है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ और पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसके अलावा कुछ कंपोस्ट को केचुओं, पौधों और जानवरों के अपशिष्ट से बनाया जाता है, जिसको कि वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। दूसरा जो खाद है वो हरी खाद होता है। हरी खाद फसल उगाने से पहले खेतों में पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि को उगा देते हैं। उसके बाद उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी घास में सड़कर जो है हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से परिपूर्ण कर देते हैं। पौधों के लिए जो पोषक तत्व हैं उनमें उर्वरक या फर्टिलाइज़र जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उर्वरकों में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं।
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरकों से प्राप्त होता है, जिससे पौधों में वृद्धि और विकास उनका अधिक होता है और ये आर्थिक दृष्टि से यद्यपि महंगे होते हैं। उर्वरकों का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसके खुराक की उचित मात्रा बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उचित समय भी ज़रूरी होता है। नहीं तो धीरे-धीरे ये मिट्टी की गुणवत्ता को क्षरित कर देते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं। तो इससे क्या होता है, कम समय में अधिक उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन इनका संतुलित प्रयोग आगे के लिए दीर्घकालिक रूप में बहुत नुकसान भी होता है। खाद यद्यपि अच्छा होता है, लेकिन वो तुरंत में अच्छा उत्पादन नहीं होता है, लेकिन उससे खाद और उर्वरक के प्रयोग में अंतर यही है कि खाद जो है मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन उर्वरकों का अधिक प्रयोग या असंतुलित प्रयोग मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, इसके अलावा कार्बनिक खेती वह विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसमें कार्बनिक खाद, कृषि के अपशिष्ट, जैविक कारक, नील हरित शैवाल का संवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक के रूप में नीम की पत्ती और हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर जो हम खेती या फसलीकरण की पद्धति में मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण और फसल चक्र का प्रयोग करते हैं, तो इससे हम काफ़ी हद तक खरपतवार, कीट नियंत्रण कर सकते हैं। फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि भारत में अधिकांश खेती वर्षा पे आधारित है, फिर भी सिंचाई युक्त जो क्षेत्र है उसका विकास हो रहा है। कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन भी कम होता है और इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों, पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत नुकसान होता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं कर पाते, केवल वर्षा पर ही निर्भर होते हैं, वहाँ पर फसलों का उत्पादन बहुत अधिक प्रभावित होता है। और इसी कारण वैज्ञानिकों ने फसलों की कुछ ऐसी किस्में तैयार की हैं जो बहुत कम पानी में ही तैयार हो जाती हैं और सूखे की स्थिति को सहन कर सकती हैं। भारत में जो सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, कुएँ हैं, नहरें हैं, नलकूप हैं, नदी जल उठाव प्रणाली है, इसके अलावा तालाब। तो ये सारे सिंचाई के प्रमुख साधन हैं और अधिकतर सिंचाई जैसे दक्षिण भारत में अधिकतर सिंचाई कुएँ आदि से होती है, उसी तरह से जो उत्तर भारत में अधिकतर सिंचाई नलकूपों के माध्यम से और नहरों के माध्यम से होती है। कृषि में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियाँ जैसे वर्षा के जल का संग्रहण, जल विभाजन का उचित प्रबंधन किया जाता है और जल को संरक्षित करके उनका सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण कारक और भी है फसल पैटर्न। ये अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे मिश्रित फसल बोना, इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक खेत में उगाते हैं, जैसे गेहूँ और चना, गेहूँ और सरसों या मूंगफली और सूर्यमुखी। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतरा फसलीकरण में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल और उसके एकांतर में दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं, जैसे सोयाबीन और मक्का, बाजरा और लोबिया। और फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उन पर पोषक तत्वों की आवश्यकताएं अलग-अलग हों, जिससे पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग हो सके और पीड़क और रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सके। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए अंतरा फसलीकरण को किस प्रकार से उगाया गया है। इसके अलावा फसल सुरक्षा प्रबंधन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेतों में खरपतवार, कीट, पीड़क और रोग इनसे बचाने के लिए फसल सुरक्षा प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं, जैसे गोखरू, गाजर घास, मोथा, ये सभी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सिंचाई करने पे सबसे ज़्यादा ये पानी खींच लेते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं वो खींच लेते हैं, जिससे फसल जो हमको उगाना है उनकी वृद्धि रुक जाती है। अच्छी पैदावार के लिए आरंभिक अवस्था में ही खरपतवार को निकाल देना चाहिए। कुल मिलाकर जो खरपतवार हैं और बैक्टीरिया हैं, रोग हैं, उन सब से बचाने के लिए भी
फसलों का सुरक्षा प्रबंधन जरूरी है। खरपतवार, कीट और रोगों पर नियंत्रण कई तरह से किया जा सकता है। सबसे प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायन का उपयोग है, यानी पीड़कनाशी जो केमिकल हैं। इसके अलावा शाकनाशी, कीटनाशी और कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल पर छिड़कते हैं या बीज और मिट्टी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका भी बहुत सोच समझकर बहुत संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो ये आगे के समय में बहुत अधिक नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा पीड़कनाशियों के अलावा यांत्रिक विधि से खरपतवारों को हटाना एक विधि है। इसमें समय समय पर फसल उगाना, उचित क्यारी तैयार करना, खरपतवार को हटाते रहना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसमें क्या होता है, यांत्रिक विधियों से खुरपी, कुदाल आदि के माध्यम से खरपतवार निकाल लिए जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है दोस्तों, अनाज का भंडारण। तो कृषि उत्पादन में भंडारण में बहुत अधिक हानि हो सकती है यदि इनका समुचित ढंग से अनाज का भंडारण न करें। तो उत्पादन के बाद उत्पादन तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन भंडारण की खराब स्थिति के कारण फसलों का नुकसान हो सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि निरोधक और नियंत्रण विधियों का उपयोग करके भंडारण करना चाहिए। और इन विधियों को भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए और धूमक यानी फ्यूमिगेशन का प्रयोग करके पीड़कों को मारना इसमें शामिल होता है। दोस्तों, खेती के साथ पशुपालन भी महत्वपूर्ण होता है। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहा जाता है। इसके अंतर्गत बहुत से काम जैसे भोजन देना, प्रजनन, रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि और रहन सहन में वृद्धि के कारण अंडा, दूध और मांस की खपत बढ़ रही है। या और पशुधन के कारण मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई हैं। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने और उसमें सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए पशु उत्पादों का पोषक मान। दूध में, गाय के दूध में वसा देखिए 3.6%, प्रोटीन 4%, शक्कर 4.5% होता है। 0.70% खनिज लवण, 87.20% जल होता है और बी, विटामिन डी और ई होते हैं। मछली में वसा देखिए 2.5%, प्रोटीन की मात्रा 19% और खनिज 1.3%, जल 77% होता है। नियासिन, डी और ए विटामिन पाए जाते हैं। इसी प्रकार अंडा और मांस में भी पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पशु कृषि क्या होती है दोस्तों? पशुपालन के दो उद्देश्य हैं। एक तो दूध देने वाले और कृषि कार्य के लिए पशुओं को पालना। एक दूध के लिए, दूसरा कृषि कार्य के लिए। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज हैं, गाय और भैंस। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहा जाता है। दूध उत्पादन पशु के दूध श्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि जो है बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पादन का समय काल, और इस प्रकार दूध उत्पादन दूध श्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दुग्ध उत्पादन के लिए विदेशी नस्लों की गायों का चुनाव किया जाता है। देसी नस्लों में सिंधी, साहिवाल, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी बहुत होती है और यदि इन दोनों नस्लों का संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों में ऐच्छिक गुण प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है कि उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय और भैंस के शरीर की उचित सफाई और उनके रहने की व्यवस्था करके किया जा सकता है। और पशुओं को आवास उन्हें वर्षा, सर्दी और गर्मी से बचाते हैं। दूध देने वाले पशुओं के आहार भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का आहार जो उन्हें स्वस्थ बनाए रखे और दूसरे प्रकार का आहार जो उन्हें अधिक दूध देने के लिए प्रेरित करे। तो कुल मिलाकर दूध देने वाले पशुओं या कामकाजी पशुओं के लिए उचित पोषक तत्व युक्त आहार और रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुक्कुट या मुर्गी पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुक्कुट या मुर्गी पालन दो उद्देश्यों से किया जाता है। एक तो मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और दूसरा अंडे के उत्पादन के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए अंडे और मांस के लिए कई प्रकार के जो प्रजातियां हैं उनका पालन किया जा रहा है, जैसे एसिल और लेघार्न।
अंडों और ब्लॉयलर का उत्पादन जो है, ब्लॉयलर चूजों की अच्छी वृद्धि दर और अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। इनकी मृत्यु दर कम रखने, उनके पंख और मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी करती जाती है। उन्हें ब्लॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है और मांस के प्रयोजन के लिए इनका विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणाली बहुत आवश्यक होती है। इसके लिए क्या किया जाता है, उनका आवास उचित ढंग से हो, हवा हो, स्वच्छ हो, गुणवत्तापूर्ण हो और उनके रोगों और पीड़कों पर नियंत्रण हो। ब्लॉयलर के आहार में प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। कुक्कुट आहार में विटामिन ए और के की मात्रा भी रखी जाती है। इसके अलावा उन्हें रोगों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है और संक्रामक रोगों से बचाने के लिए उनको टीका भी लगाया जाना चाहिए। मछली उत्पादन खाद्य पदार्थों में या खाद्य संसाधनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजन में मछली जो है प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में जो है मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ, प्राण और मोलस्क आदि शामिल होती हैं। और मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं। प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, दूसरा स्रोत है मछली पालन या मछली संवर्धन। मछलियां का जो पालन है वो दो प्रकार का होता है। एक ताजे जल की मछलियां जिनको कि अलवणीय जल कहा जाता है और दूसरा लवणीय जल यानी समुद्री मछलियां। तो समुद्र मात्स्यिकी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा समुद्री तट बहुत बड़ा है और काफ़ी प्रचलित समुद्री मछलियाँ जैसे पाम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सार्डाइन और बॉम्बे डक हैं। समुद्री मछली पकड़ने के लिए कई प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है और आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इसके अलावा भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है और इस प्रणाली को मेरी कल्चर या समुद्री मत्स्य पालन कहा जाता है। इसके अलावा ताजे जल की जो मछलियां हैं उनको अंतःस्थली मत्स्यिकी कहा जाता है और ये मछलियाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मछली संवर्धन कभी-कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है और अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। इसमें देसी और आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तालाबों में भी मछली पालन किया जाता है। यहाँ पर देखिए मछलियों की कुछ प्रजातियाँ कटला, सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प, मुगल और कामन कार्प आदि आते हैं। तो कुल मिलाकर मांस और अंडों के साथ मछली भी हमारे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के पालन का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। मधुमक्खी पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है। इसके लिए मधुमक्खी पालन एक कृषि उद्योग बन गया है। मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धन के अर्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते जो हैं मोम के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। दोस्तों, व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरेना इंडिका या एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी का प्रयोग किया जाता है। एक इटली मक्खी का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्रायः उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वो डंक भी कम मारती हैं और निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती हैं और प्रजनन भी तीव्रता से करती हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधुवाटिका या मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मक्खियों के चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती हैं और मधुमक्खियां फूलों से मकरंद अथवा परागकण एकत्र करती हैं और चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती हैं। तो दोस्तों, खाद्य संसाधनों में सुधार का ये जो चैप्टर था आपने पढ़ लिया। आइए इसका सारांश जान लेते हैं। सारांश इस प्रकार से है, देखिए, फसल के लिए कुल महत्वपूर्ण 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और हवा से कार्बन, ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मिट्टी से 13 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। 13 में से 6 पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम।
इनको बृहद पोषक तत्व कहा जाता है। शेष 7 पोषक तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। फसल के लिए पोषक के मुख्य साधन खाद और उर्वरक हैं। कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरक, पीड़कनाशकी और शाकनाशकों का निम्नतम या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है और इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित अपशिष्ट और जैव कारकों का उपयोग अधिकतम होता है। एक विशेष फार्म में फसल उत्पादन और पशुपालन आदि में बढ़ावा देने वाली खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है। यानी मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों शामिल होता है। मिश्रित फसल क्या है? तो 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार या पैटर्न में जो है उगाना अंतरा फसलीकरण कहलाता है। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाएं तो उसे फसल चक्र कहा जाता है। और उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक और अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता, अल्प परिपक्वन काल और बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल और ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता है। फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल और प्रबंधन जैसे कि आवास, आहार, जनन तथा रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसे पशुपालन कहा जाता है। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडों का उत्पादन और मांस का उत्पादन किया जाता है। कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्तम किस्म के नस्लों के भारतीय और बाह्य नस्लों में संकरण कराया जाता है। मछलियाँ भी हमारे लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका संवर्धन समुद्र और अंतःस्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में किया जा सकता है और समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि गंभीरता मापी तथा उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल का प्रयोग करते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र प्रायः मत्स्य पालन के लिए अपनाया जाता है और मधुमक्खी पालन मधु तथा मोम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी 9वीं कक्षा के विज्ञान का अंतिम अध्याय, अध्याय 15 था ये। हमने विज्ञान को भी समाप्त कर लिया है 9वीं कक्षा के। अब आगे हम फिर से शुरू करेंगे, देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।